हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लेटेस्ट फैक्ट को आगे बढ़ाते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में स्लाइड आपके सामने स्टार्ट है। राज्य में खरीफ और रबी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन। इसके ऊपर आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, केवल उन सवालों को डिस्कस करेंगे अपन, ज़्यादा नहीं देखेंगे। देखो, यहाँ इस चैप्टर में जो क्षेत्रफल एरिया की अपन बात करेंगे वो लाख हेक्टर में होगा। जो भी डिजिट होगा वो किस में होगा? लाख हेक्टर में होगा। और उत्पादन जो होगा वो लाख मेट्रिक टन में होगा। लाख हेक्टर और लाख मेट्रिक टन में। तो जो भी संख्या लिखी हुई है उनको आप इस रेफरेंस में समझेंगे। पहला जो आंकड़ा है ये देखिए, पहले आप साल को देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। तो ये जो आंकड़े हैं वो अपने पास 2022-23 के हैं, सिवाय एक ग्वार के प्रोडक्शन को छोड़कर। जो नीचे मैं आपको बताऊंगा, ग्वार का आंकड़ा जो है वो 2019 का ही है अपने पास। तो देखिए, ये है 2022-23 के आंकड़े हैं सारे। अनाज, तो अनाज का उत्पादन जो है वो 206.57 लाख मेट्रिक टन है। अनाज का उत्पादन कितना? देखो, सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार अनाज का प्रोडक्शन पूछ लेते हैं, तो कुल अनाज का प्रोडक्शन रबी और खरीफ दोनों फसलों में 206.57 लाख मेट्रिक टन है। दलहन का उत्पादन जो है वो है 47.42 लाख मेट्रिक टन। 47.42 लाख मेट्रिक टन। देखो, खाद्यान्न शब्द में और अनाज में क्या संबंध है? तो देखो, अनाज की डाटा में अपन यदि दलहन को और जोड़ देते हैं तो अनाज और दलहन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? खाद्यान्न का निर्माण करते हैं। तो खाद्यान्न में दोनों आंकड़े शामिल होंगे, अनाज और दलहन का। तो देखो, अनाज के जो आंकड़े आपके सामने हैं वो हैं 206.57 लाख मेट्रिक टन, और दलहन के जो हैं 47.42 लाख मेट्रिक टन। और इन दोनों का, अनाज और दलहन का जो टोटल है वो क्या कहलाता है? खाद्यान्न कहलाता है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। 2022-23 में कुल खाद्यान्न का प्रोडक्शन, ये आंकड़ा आपको रटना है 253.99। कहने का मतलब लगभग 254 लाख मेट्रिक टन। ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, 0.99 की जगह 53 के स्थान पर क्या हो सकता है? 54। लगभग 254 लाख मेट्रिक टन मीन्स 253.99 लाख मेट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन कुल खाद्यान्न का है, जिसमें अनाज और दलहन दोनों शामिल है। फिर देखो, तिलहन का प्रोडक्शन जो है वो 2022-23 में 99.78 लाख मेट्रिक टन है। तो ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में अनाज, देखो अनाज, दलहन और तिलहन, तो सबसे ज़्यादा अनाज, उसके बाद में तिलहन और उसके बाद दलहन। कहने का मतलब तिलहन फसलों का प्रोडक्शन जो है वो दलहन से जस्ट डबल है। तो तिलहन का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 99.78 का मतलब है, इसको लगभग 100 लाख मीट्रिक टन भी लिखा हुआ हो सकता है तिलहन का जो प्रोडक्शन है। तिलहन में सरसों, तिल्ली ये सब आ जाते हैं। गन्ने का प्रोडक्शन जो है वो 2.18 लाख मीट्रिक टन है। तो देखो, ये कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं, सर्वाधिक अनाज, उसके बाद तिलहन, तिलहन के बाद दलहन और दलहन के बाद गन्ना। रुई का जो प्रोडक्शन है वो लाख मीट्रिक टन में नहीं होकर ये होता है लाख गांठों में, और एक गांठ का वेट होता है 170 kg। ये ध्यान रखना, रुई का जो प्रोडक्शन है वो गांठों में होता है, और एक गांठ का जो वेट है वो कितना होता है? 170 kg के आसपास होता है रुई या कपास का प्रोडक्शन। तो अभी रुई या कपास का जो प्रोडक्शन है वो 25.53 लाख गांठों के इक्वल है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, 2020-21 में राजस्थान देश में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज
कुल तिलहन एवं गंवार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। देखो राजस्थान का 2021 में जो स्थान था, बाजरे में प्रथम स्थान है, सरसों में प्रथम स्थान है, पोषक अनाज में प्रथम स्थान है, कुल तिलहन में प्रथम स्थान है और गंवार में प्रथम स्थान है। तो इन सब में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, तिलहन और गंवार में राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है देश का। फिर देखो दलहन और मूंगफली में दूसरा स्थान, दालों में और मूंगफली में दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। और फिर चना, जवार और सोयाबीन, चना, जवार और सोयाबीन तीनों में ही तृतीय स्थान है। ये सारे सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो सरसों में, बाजरे में, पोषक अनाजों में, तिलहन में और ग्वार फसलों में राज्य का प्रथम स्थान है। फिर मूंगफली और दलहन में पूरे देश में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। इसके बाद में आप देखिए चना, जवार और सोयाबीन में राजस्थान का तृतीय स्थान है। अब देखिए हालांकि चांसेस बहुत कम है, फिर भी कई बार जो है वो ऐसा सवाल पूछ लेते हैं। राजस्थान की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें आपको ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बाजरे का उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है और राजस्थान के बाद यूपी दूसरे स्थान पे, हरियाणा तीसरे स्थान पे। तो इनमें तो केवल आपको क्या देखना है, राजस्थान। तो देखो पूरे देश का 41.71%, मतलब लगभग 42% के आसपास बाजरा अकेला राजस्थान पैदा कर रहा है और बाजरा उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, लगभग 42% बाजरा उत्पन्न करके। फिर सरसों में मैंने आपको प्रथम स्थान पर बताया है, तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे और हरियाणा तीसरे स्थान पे। देखो पूरे देश की सरसों का 44.57, मतलब लगभग 44.5% जो सरसों है वो अकेले किस में उत्पन्न होती है, राजस्थान में। तो ये अनुपात जो है वो देखो बाजरे से भी ज़्यादा है। आनुपातिक दृष्टि से सरसों का उत्पादन जो है देश के कुल प्रोडक्शन के अनुपात में बाजरे से ज़्यादा है, क्योंकि बाजरे का जो प्रोडक्शन है वो देश का 41.71% है, जबकि सरसों का प्रोडक्शन है वो 44.57% है। पोषक अनाज में मैंने आपको बताया राजस्थान प्रथम स्थान पर है और कर्नाटक द्वितीय स्थान पर और महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर। देखो पोषक अनाजों में जो है ये सारे रेगिस्तानी राज्य हैं, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। पोषक अनाजों का 16.3% जो है वो राजस्थान पैदा करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और है, आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2023 इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मोटा अनाज वर्ष, जिनको अंग्रेजी में ईयर ऑफ मिलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बगल में लिख लीजिए। ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में 2023 को मना रहा है कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन द्वारा मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से, ठीक है। और ये मिलेट्स का लगभग 16% जो है राजस्थान में उत्पन्न होता है। फिर अगला देखिए कुल तिलहन में मैंने आपको बताया राजस्थान प्रथम स्थान पर है, केवल ये ध्यान में रखना। और देश का लगभग 22% जो तिलहन प्रोडक्शन है वो किस में होता है, राजस्थान में होता है। फिर दलहन के मामले में मैंने आपको बताया राजस्थान दूसरे स्थान पर है। दालों के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, तो राजस्थान से ज़्यादा दलहन जो किस में होती है, मध्य प्रदेश में होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में या दलहन उत्पादन में 16.75% के साथ दूसरे स्थान पर है राजस्थान। फिर मूंगफली में मैंने आपको ऊपर बताया है राजस्थान दूसरे स्थान पर है और राजस्थान से ज़्यादा मूंगफली जो है वो कहाँ उत्पन्न होती है, गुजरात में उत्पन्न होती है। 18.91% प्रोडक्शन के साथ राजस्थान मूंगफली उत्पादन में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर है। फिर देखिए दलहन में पर्टिकुलर चने के बारे में पूछ लेते हैं, तो चने के उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। चना सर्वाधिक महाराष्ट्र में और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र में, तीसरे स्थान पर राजस्थान में। तो चने के उत्पादन के मामले में लगभग 19.73% प्रोडक्शन के साथ राजस्थान पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। फिर देखिए जवार उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर, मैंने आपको बताया
तो सर्वाधिक ज्वार जो है महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में, फिर राजस्थान में। लगभग 12.35% प्रोडक्शन के साथ राजस्थान ज्वार उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। फिर सोयाबीन के मामले में मैंने आपको बताया, सोयाबीन के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। लगभग 8.5%, 8.49% सोयाबीन प्रोडक्शन के साथ पूरे देश में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर सर्वाधिक सोयाबीन महाराष्ट्र में और उसके बाद मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये देखो लास्ट में ग्वार, तो ग्वार उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला है। देखो लगभग 84.5% ग्वार जो है वो पूरे देश का किस में पैदा होता है, राजस्थान में पैदा होता है। और ग्वार की फसल के जो आंकड़े हैं, देखो बाकी सारी फसलों के आंकड़े ऊपर जो मैंने आपको बताए हैं 2022-23 के, देखिए दोबारा देखिए इनको, ये जो आंकड़े हैं वो सारे के सारे 2020-21 के, ये सारे आंकड़े किसके हैं, 2020-21 के हैं सारे उत्पादन के। 21-22 और 22-23 के फाइनल आंकड़े अपने पास नहीं है। और ये जो आंकड़ा है ग्वार का वो 2019-20 का, एक साल पीछे का चलता है ग्वार का आंकड़ा हमेशा ही। फिर देखो राज्य में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, राज्य में कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो ये संख्या कई बार पूछ लेते हैं कि राज्य में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं, 10 जलवायु क्षेत्र हैं। फिर देखिए कृषि बजट, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में पहला कृषि बजट जो अलग से कृषि बजट है वो 2022-23 में रखा गया। और 2022-23 के कृषि बजट में कृषि अनुदान जो है वो 37.83%, कृषि साख, तो देखो इसमें सर्वाधिक मद जो है वो कृषि अनुदान पर ग्रांट के लिए रखा गया। इस बजट में सर्वाधिक राशि कृषि अनुदान के लिए रखी गई है, फिर कृषि साख के लिए, फिर आधारभूत संरचना विकास के लिए। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। 2022-23 में जब पहली बार अलग से कृषि बजट रखा गया, उसमें सर्वाधिक मद किसके लिए रखा गया है, कृषि अनुदान के लिए या एग्रीकल्चर ग्रांट के लिए रखा गया है। फिर देखो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, तो देखो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये जो योजना है ये शुरू में 3 कृषि जलवायु खंडों में शुरू की गई थी। और वो 3 कृषि जलवायु खंड कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो ये सवाल अब पुराना हो गया है। आपको ये देखना है कि अभी ये राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में लागू है। किस वर्ष से, 2018-19 से लागू है। तो देखो यहाँ ये पहली बार सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में या खंडों में 2018-19 से लागू है। फिर इस योजना का संबंध किससे है, तो देखो कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का मतलब है किसान अपने खेतों में बीज को खुद तैयार करके स्वावलंबी बने, ये इस योजना का लक्ष्य है। फिर देखिए आप इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है। ठीक है, इसमें देखिए योजना के रूप में वर्ष 2007-08 से राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 2007-08 से गेहूं के साथ साथ दालों पर भी जोर दिया जा रहा है तथा इसके लिए जो वित्त पोषण है केंद्र और राज्य का 60:40 है। तो इसमें देखो इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो पैसा दिया जाता है 60% पैसा केंद्र सरकार का है और 40% पैसा किसका है, राज्य सरकार का है। और इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं के साथ क्या है, दालें। ठीक है, तो देखो गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रमाणित बीज वितरण, उन्नत उत्पादन तकनीकी का प्रदर्शन, खाद, सूक्ष्म तत्व, जिप्सम, समन्वित कीट प्रबंधन, कृषि यंत्र, फुहारा पंप सेट, सिंचाई के साधन, फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण द्वारा किसानों को सहयोग, ये सब कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। फिर देखिए वर्ष 2010-11 से 33 जिलों में, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस वर्ष से दालों को शामिल किया गया है, तो 2010-11 से दलहन को शामिल किया गया है। किसको, दलहन को शामिल किया गया है। और राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मोटा अनाज, देखो मोटा अनाज 5 जिलों, मोटा अनाज में कौन सा, मक्का। पहले देखिए मक्का की बात कहाँ कहाँ की गई है, बांसवाड़ा। मैंने आपको बताया था कि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स,
तो मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से। तो देखो मक्का जो है वो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर तथा उदयपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है मक्का के लिए। ऐसे ही तो देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मक्का से संबंधित मिशन है वो कितने जिलों में? 5 जिलों में। फिर देखो NFSM मोटा अनाज जौ के लिए, तो देखो एक तो मोटा अनाज मक्का के ऊपर काम हो रहा है। दूसरा राजस्थान में मोटा अनाज में क्या है? जौ। तो मक्का 5 जिलों में और जो है वो 7 जिलों में। 7 जिले अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर और सीकर में क्रियान्वित किया जा रहा है जौ के ऊपर। तो 5 जिलों में मक्का के ऊपर जो कि मोटा अनाज है और 7 जिलों में किसके ऊपर? जौ के ऊपर जो कि मोटा अनाज है। देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जिलों को फसलवार बांटा गया है। तो देखो फसलवार बांटा गया ज्वार की फसल के लिए 10 जिले, ज्वार के लिए अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही व टोंक को सम्मिलित किया गया है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है ज्वार के लिए जो है वो कितने जिलों को शामिल किया गया है? 10 जिलों को। अगला सवाल देखिए आप इसमें, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन नेशनल देखो इसमें क्या है? राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीकी मिशन। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है? कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना, कृषि का विस्तार करना और उसे कृषि को पुनर्गठित करना और कृषि को एम्पावर या सशक्त करना, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। इस मामले में केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी है खर्चों में वो 60:40 है। 60% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार प्रदान करती है और 40% हिस्सा वो राज्य सरकार प्रदान करती है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत 4 उप मिशन शामिल किए गए हैं। पहला है कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन और कृषि में ई गवर्नेंस स्कीम। ये चारों चीज़ें इसी मिशन का हिस्सा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। तो नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम क्या है? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन जो है वो एकीकृत मिशन है जिसमें कौन कौन सी योजनाओं को शामिल कर लिया है? एक तो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, दूसरा राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, तीसरा राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन परियोजना तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। जलवायु परिवर्तन को केंद्रित करते हुए पुनर्गठन कर एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। तो इन ऊपर वाले सभी मिशन को एकीकृत करके या एक साथ मिलाकर किसकी शुरुआत की गई है? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन की शुरुआत की गई है। और इस राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो 60:40 की है। फिर देखो इसमें राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में भी 4 सब मिशन है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में कितने सब मिशन है? 4 सब मिशन है। पहला है वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, दूसरा मृदा स्वास्थ्य प्रबंध एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तीसरा कृषि वानिकी पर उप मिशन और चौथा परंपरागत कृषि विकास योजना। रटने की जरूरत नहीं, केवल 4 उप मिशन है वो इसमें शामिल है, आपको देखना है। फिर देखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो वर्ष 2007-08 के दौरान शुरू की गई, ठीक है, के दौरान कृषि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन मुद्दों और प्रौद्योगिकी को दृष्टिगत रखते हुए कृषि क्षेत्र की योजनाओं को अधिक व्यापक रूप प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कोई खास नहीं है, छोड़ सकते हो आप। अगला देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना का नोडल विभाग उद्यान वानिकी विभाग है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि एवं उद्यानिकी, देखो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए इस योजना के तहत सहायता राशि दी जाती है और जो सहायता राशि दी जाती है उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 है। देखो एक विशेष ध्यान रखेंगे,
एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोई अपवाद स्वरूप एक आधी स्कीम को छोड़कर बाकी सभी में केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वो कृषि क्षेत्र की गतिविधियों में हमेशा आपको 60:40 मिलेगा करीब करीब में। फिर देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 से शुरू की गई थी। इस योजना में जो भी खाद्यान्न फसलें, जैसे खाद्यान्न फसलों में अनाज, मोटा अनाज और दालें हैं, तिलहन है, वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। कोई ख़ास बात नहीं है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना में कौन सी फसलों का बीमा किया जाता है। आप देखेंगे इसमें मोटा अनाज, दालें, मोटा अनाज, दालें, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों का बीमा किया जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के 24 जिलों में, ये संख्या ध्यान में रखनी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में संचालित हो रही है? 24 जिलों में संचालित हो रही है। नाम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उद्यानिकी फसलों जैसे फल, मसाला एवं फूलों के क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की गई है। फिर आगे देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एमआई का मतलब है माइक्रो इरिगेशन। तो इसमें मैंने आपको पीछे जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था एक वीडियो में। ड्रिप एवं फुहारा सिंचाई पद्धति, प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी इस योजना में किसमें? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 60:40 है। फिर अगला देखिए सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना, ये कुसुम योजना का कंपोनेंट है, जो 2019-20 से शुरू की गई। इस पर भी अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 से लेकर 10 HP तक की क्षमता के सौर संयंत्रों की स्थापना की जाती है, जिसमें अधिकतम 7.5 HP तक के पंप हेतु अनुदान दिया जाता है। तो कुसुम योजना में 7.5 HP तक का जो कनेक्शन अपन लेते हैं उस पर क्या दिया जाता है? अनुदान या ग्रांट किया जाता है। फिर देखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उसमें आप क्या ध्यान में रखेंगे? राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत एक तो खजूर की खेती और उद्यानिकी मिशन पर बल दिया जा रहा है, बाकी जिलों के नाम छोड़ देना। फिर देखो फर्टिगेशन, इस शब्द को समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो फर्टिलाइज़र का पहला पार्ट दे दिया फर्टी, तो फर्टिगेशन, फर्टिलाइज़र का मतलब खाद, और इरिगेशन का अगला पार्ट गेशन दे दिया। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। कहने का मतलब ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें खाद और पानी एक साथ दिए जाते हैं। तो देखो फर्टिगेशन, फोलियर फर्टिलाइजेशन एवं ऑटोमेशन योजना। देखो फर्टिगेशन, फोलियर फर्टिलाइजेशन एवं ऑटोमेशन योजना, इस योजना में कृषि में उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों की दक्ष हेतु बूंद बूंद सिंचाई के साथ फसलों को पानी दिया जाता है और आवश्यक जल घुलनशील पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिर देखिए राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में कृषकों, खेतिहर मजदूरों एवं हमालों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो देखो जो खेती में काम करने के दौरान, देखो विपणन सहित, मार्केटिंग सहित कृषि कार्य के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे मामलों में चाहे वो कृषक हो, चाहे खेतिहर मजदूर हो, चाहे अन्य तरीके का मजदूर हो, उन सबको आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। फिर देखिए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की बहुत इम्पोर्टेंट है। इस नीति को 12 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। फिर कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना जो है इसमें कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए, जैसे अपन खेत में जो भी फसल उगाते हैं उसका मैक्सिमम मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने ई नाम पोर्टल, ये ध्यान रखना। तो ई नाम पोर्टल का संबंध किससे? कृषकों से या खेती से। 1 जनवरी 2022 से इस पोर्टल को शुरू कर दिया गया था। फिर देखो राज्य में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में लागू की गई। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो देखो मंडी में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए
महात्मा ज्योतिबा फुले, ध्यान रखना महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ यदि मंडी श्रमिक शब्द लग गया तो ये उनके लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत क्या क्या मदद दी जाती है, तो उसमें देखिए पहला प्रसूति सहायता 45 दिन की। तो देखो मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। पितृत्व अवकाश, तो माता को 45 दिन की मजदूरी दी जाएगी प्रसूति के समय मंडी मजदूरों को, और पिता को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में जो अकुशल श्रमिक को राज्य सरकार जो भुगतान करती है उस दर से 15 दिन तक की मजदूरी का भुगतान जो है वो घर बैठे किया जाएगा। तो महिलाओं के लिए 45 दिन और पुरुषों के लिए 15 दिन की मजदूरी का प्रावधान जो है वो प्रसूति सहायता में किया गया है। कौन से? नेक्स्ट देखिए आप इसमें विवाह के लिए सहायता। तो देखो अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को, जिस महिला के पास श्रमिक कार्ड है, श्रमिक कार्ड होल्डर महिला स्वयं का विवाह करती है तो उसको 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अनुज्ञप्ति महिला श्रमिक को अपनी पुत्र, और यदि श्रमिक कार्ड धारक कोई औरत है वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए, तो देखो खुद के विवाह के लिए और पुत्री के विवाह के लिए 50,000 की सहायता राशि दे सकती है। ये सहायता अधिकतम 2 पुत्रियों तक दे होगी। 50,000 रुपये स्वयं की शादी के लिए, 50,000 रुपये अपनी शादी के लिए, अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए, पुत्रियों की शादी के लिए। फिर आगे देखिए ये कृषक कल्याण कोष का गठन। किसान, अब देखो ये है कृषक कल्याण कोष के गठन का उद्देश्य क्या है? किसानों को व्यापार व खेती में आसानी से पहल करने के लिए मदद करना। और इसे तो 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन, 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। फिर देखो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, जिसको अपन PMFMI योजना को भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य में इस योजना का, तो देखो ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना का राज्य में जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। और इस योजना के तहत 60/40 की राशि जो है केंद्र और राज्यों के मध्य बंटी हुई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अगला देखिए, परवन वृहद परियोजना। तो देखो परवन वृहद परियोजना सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर है। तो ये झालावाड़ के निकट परवन नदी पर है। तो परवन परियोजना वो किस नदी से संबंधित है? परवन नदी से संबंधित है। कौन से जिले में? झालावाड़ में। फिर देखो नर्मदा नहर परियोजना, ये भारत में बड़ी सिंचाई की पहली परियोजना है। सीधा सा सवाल देखना है कि नर्मदा नहर परियोजना से जो सिंचाई है वो कहाँ होगी? जालोर और बाड़मेर में। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। फिर आगे देखिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ठीक है। तो इसमें इतने ध्यान रखना है आपको, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जीका की मदद से चल रही है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसको अपन जीका या जायका लिखा हुआ हो सकता है। देखो JICA, जीका या जायका लिखा हो सकता है। तो देखो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसकी मदद से? जायका की मदद से, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की मदद से चलाई जा रही है। ये परियोजना 8 वर्ष के लिए है और ये परियोजना 26 अक्टूबर 2017 से प्रभावी हो गई है। तो ये 2025 तक चलेगी। फिर देखो राजस्थान की मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्तीय पोषित किया गया है। इसका लाभ देखो किसका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कौन सा? राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्ग्रहण परियोजना का जो फायदा है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर को मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट की अवधि जो है वो कितनी है? 7 वर्ष है। फिर देखिए राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, ये देखो
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। ये परियोजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा। तो देखो सीधी सी बात ये कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना पर जो खर्चा हो रहा है वो कौन दे रही है? विश्व बैंक दे रही है, विश्व बैंक दे रही है। फिर देखो इंदिरा गांधी फीडर, ये पंजाब का भाग है। इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर की रिसाइकलिंग, इंदिरा गांधी फीडर जो पंजाब का भाग है एवं सरहिंद फीडर की रिसाइकलिंग के लिए 23 जनवरी 2019 को भारत सरकार और पंजाब सरकार के मध्य एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। तो ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी फीडर के ऊपर किसके साथ? पंजाब सरकार के साथ और भारत सरकार के साथ राजस्थान सरकार का क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। फिर देखिए आप इसमें प्रतिशत केंद्रीय सहायता की बात करें तो 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और सरहिंद फीडर की रिसाइकलिंग के लिए पंजाब व राजस्थान के मध्य मिलकर 54.15 और 45.85% का अंशदान होगा, जिसमें राजस्थान को केंद्र सरकार से 60% हिस्सा राशि प्राप्त होगी। फिर ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बांध पुनर्वास। तो बांधों के लिए जिन बस्तियों को हटाया जाता है और सुधार परियोजना, बांध पुनर्वास या सुधार परियोजना बजट 2020-21 में शुरू की गई थी। क्या था इसमें? राज्य के बड़े बांधों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा प्रबंधन योजना के प्रथम चरण में 7 बांधों को। तो देखो बांध पुनर्वास सुधार परियोजना के प्रथम चरण में कितने बांध शामिल किए गए? 7 बांध। अब आपको यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाए बिसलपुर बांध, ठीक है, जवाई बांध, सुकली बांध, सेलवाड़ा बांध, फिर माही, गंभीरी, मातृकुंडिया और सोम कमलांबा बांध, ये सब किस में? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना में, ठीक है। देखिए इसमें निविदाएं आमंत्रित हो चुकी है, इन सबको सोच सके। और ये परियोजना किसकी मदद से? विश्व बैंक की मदद से। समझौता दिनांक 4 अगस्त 2021 को हो चुका। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपके 7वें करंट अफेयर के नोट को पूरा करवा दिया है। बाकी अपन अगली क्लास में इम्पोर्टेंट के हिसाब से करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।